हेलो फ्रेंड्स। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट जो शुरू कर रहे हैं नेशनल इनकम। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नेशनल इनकम की जो यूनिट है वो 4 चैप्टर्स में डिवाइड होती है और उसमें जो पहला चैप्टर आता है वो होता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। बहुत छोटी सी यूनिट है लेकिन हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब इसके अंदर जो है देखिए, हम कहते हैं कि एक इकोनॉमी में 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब वो 3 तरह की एक्टिविटीज़ क्या है कि भाई पहले तो हो गई प्रोडक्शन, दूसरी हो गई जनरेशन ऑफ इनकम और तीसरी हो गई एक्सपेंडिचर। अब कई बार जब 3 अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं तो हमारे मन में ये ख्याल आ सकता है कि भाई पहले कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी। लेकिन आप खुद समझिए कि किसी भी इकॉनमी में जब कोई काम होता है तो हम ये नहीं कहते कि वो काम एक एक करके हो रहा है। हर काम साइमल्टेनियसली होता है कि भाई प्रोडक्शन हो रही है फर्म्स के अंदर, और जो हम प्रोडक्शन कौन कर रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से हो रही है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करनी पड़ती है कि क्योंकि हम उनको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमारी इनकम का जनरेशन हो रहा है। और फिर जब अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर लेते हैं तो भाई लोग खर्चेंगे पैसे, तभी तो उन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएंगे। और वहीं पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया हाउस होल्ड्स के बेसिस पे, वहीं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया उन फैक्ट्रीज़ के बेसिस पे जिन्होंने हायर किया उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो ये कहना गलत होगा अगर कोई ये कहता है कि जी हम इनको सीक्वेंस में देखेंगे। तो नहीं, सीक्वेंस की बात नहीं है। हम इसको बिल्कुल इसी तरह से मानेंगे कि भाई ये सारी एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली चल रही हैं, ठीक है ना। तो जब साइमल्टेनियसली चल रही हैं तो लाइक इट इज़ इन अ सर्कुलर मोशन। और इसीलिए अगर हमको सर्कुलर मोशन को डिफाइन करना हो विद रिस्पेक्ट टू आवर इकोनॉमी तो हम कहेंगे इट इज़ द फ्लो ऑफ इनकम अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इन अ सर्कुलर वे। अब अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स की बात क्यों गई? क्योंकि भाई हम किसी भी इकोनॉमी को आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में डिवाइड करते हैं। और हर सेक्टर का अपनी तरह का प्रोडक्शन, अपनी तरह का जनरेशन ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर होता है। तो इसीलिए ये कहा गया कि हर सेक्टर के हिसाब से, ठीक है, इस चीज़ को देखा जाता है। अब अगर हम ये बात करते हैं कि क्योंकि चैप्टर का नाम है हमारा इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो क्या किसी भी इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर्स होते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, एक्चुअली में तो 4 होते हैं। कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड। तो क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं आप। तो आप देखिए कि भाई हाउस होल्ड को भी सामान चाहिए होता है, हाउस होल्ड काम भी करता है। फर्म्स हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं फर्म्स, तो वो ये सब काम कर रही होती हैं। फिर गवर्नमेंट को वेलफेयर एक्टिविटीज़, उसको वो इन्वेस्टमेंट भी करती है, वो फिर वहाँ पे बहुत स्टाफ इस्तेमाल हो रहा होता है तो वो कंज्यूम भी कर रहा होता है। और सिमिलरली हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड में चल रहा होता है। बट टू कीप थिंग्स सिंपल और अपने CBSE सिलेबस के हिसाब से हम बात करें तो हमारे सिलेबस में केवल 2 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड्स और फर्म्स। तो एक तरीके से तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लिए पहली अजम्पशन तो यही हो गई कि भाई हम 4 सेक्टर नहीं ले रहे, 2 सेक्टर ले रहे हैं। अब फिर इसमें फर्दर हमारी अजम्पशंस हो जाएंगी कि भाई हाउस होल्ड्स डू नॉट सेव एनी पार्ट ऑफ देयर इनकम, और ना वो कोई सेविंग करते हैं और ना वो कोई सरकार को टैक्स देते हैं। अब रियलिटी में तो आप कहोगे कि नहीं भाई मैं तो सेव करता हूँ, तो बट यहाँ पे हमारी अजम्पशन ये है क्योंकि हमें सेविंग से क्या होगा, सेविंग एक तरीके की लीकेज हो जाती है क्योंकि भाई आपने उस फ्लो ऑफ इनकम जो इकोनॉमी के अंदर हो रहा है उसमें से सेविंग करके कुछ पैसे को हटा दिया। तो अभी हम ऐसा नहीं चाह रहे, तो इसीलिए इसमें अजम्पशन यही है कि हाउस होल्ड जो हैं वो कोई इनकम को सेव नहीं कर रहे। उसी तरह से वो कुछ सरकार को टैक्स भी नहीं पे कर रहे।
अब वो चीज़ वंस अगेन हमने क्यों हटाई, क्योंकि अभी हम गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड ही नहीं करना हमें, तो फिर हम पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट कैसे कर देंगे। और प्लस ये बात भी है कि हमने क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड को हटा दिया, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि भाई जितने भी हाउस होल्ड्स हैं वो जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो सिर्फ डोमेस्टिक इकॉनमी के अंदर कर रहे हैं, मतलब उनकी जितनी परचेजेस हैं वो केवल डोमेस्टिक सेक्टर की हैं, वो कुछ इंपोर्ट्स नहीं करते। इसके अलावा क्योंकि हम बात कर रहे थे कि भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हेल्प इन जनरेशन ऑफ इनकम, तो जो ये सारे के सारे जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, हम ये भी अज्यूम करके चलते हैं कि दे आर ओन्ड बाय दी हाउस होल्ड्स, और जो भी खर्चा हाउस होल्ड्स करेंगे, यानी क्योंकि अब खर्चा कैसे करेंगे, क्योंकि उन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स को पहुंचा दिया, अब फर्म्स ने उन चीज़ों को इस्तेमाल किया, उसके बेसिस पे पेमेंट की, तो वो पेमेंट जो फर्म से हाउस होल्ड्स के पास आई वो वापस हाउस होल्ड से फर्म्स के पास चली जाती है, ठीक है ना। तो इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं, उसके हिसाब से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। और जो ये आपको प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है ये आप हमारी साइट से डाउनलोड भी कर पाएंगे, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा कि अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं उस डायग्राम के लिए, क्योंकि ये डायग्राम जो है ये आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे कि हम दो सेक्टर्स की बात कर रहे थे, तो हमने कहा पहला सेक्टर हाउस होल्ड हो गया जो कि ओन कर रहा है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, और दूसरे फर्म्स हो गए यानी हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स। तो अब हाउस होल्ड जो है वो हमारे फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और वो फैक्टर सर्विसेज क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। और ये बात बार बार हम क्यों कह रहे हैं कि भाई हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमने ये पहले ही मान लिया है कि ये हाउस होल्ड जो है दे आर एक्चुअली द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो अगर हाउस होल्ड्स ने ये काम फर्म्स के लिए कर दिया तो फर्म्स उन चीज़ों को यूज़ करने के बदले में फैक्टर पेमेंट्स करेंगे। अब वो फैक्टर पेमेंट्स किस रूप में होंगी, तो ये आपने 11th में भी पढ़ा था प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर कि भाई लैंड जो है, लैंड को यूज़ करने की कॉस्ट कह लीजिए, या लैंड जो इनकम अर्न करता है उसकी बात कर लीजिए, वो रेंट एंड रॉयल्टी होती है। उसी तरह से जब हम लेबर की बात करते हैं तो लेबर के बदले में आपको वेजेस एंड सैलरीज मिलती है, या हम उसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो वेजेस एंड सैलरीज है वो इन कैश भी हो सकती है और इन काइंड भी, ठीक है ना। फिर तीसरे पे हम आते हैं कैपिटल पे। तो भाई अब किसी ने कैपिटल इन्वेस्ट की तो कैपिटल के बदले में उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और सिमिलरली एंटरप्राइज के बदले में प्रॉफिट अर्न किया जाता है। तो ये फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म्स ये फैक्टर पेमेंट्स करती हैं। तो अब आप देखिए सर्विसेज गई हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ, और फिर फर्म से हाउस होल्ड्स की तरफ फैक्टर पेमेंट्स आई। एक सर्कल एक तरीके से आप कह सकते हैं ये पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं कि अब क्या होगा कि भाई फैक्टर पेमेंट्स जब हाउस होल्ड्स को मिल गया तो यानी अब हम ये कह सकते हैं कि हाउस होल्ड्स के पास पैसा आ गया। अब वो पैसा आ गया तो भाई वो क्या करेगा, तो भाई उसको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। तो ज़रूरतें पूरी करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों कर पाएगा, क्योंकि वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो उसको चाहिए वो किसके पास है, फर्म्स के पास है। तो इसीलिए वो फर्म्स को पैसा देगा कि भाई मुझे ये चीज़ें दीजिए, तो इसके बदले में फर्म्स जो हैं उसको वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हाउस होल्ड्स को चाहिए वो फर्म्स जो है हाउस होल्ड तक पहुंचा देती। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये पूरा सर्कल पूरा हो गया, ठीक है। कि अगर अब इसमें भी थोड़ी सी डिटेल हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। और वो क्या है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जो अगर आप
दोबारा से होपफुली कुछ लोगों ने हो सकता है नोट डाउन भी कर लिया हो वो डायग्राम, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और वैसे तो हमने अभी की अभी पढ़ाई था, ठीक है। अब रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस क्या है, पहले तो ये समझते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमने उस डायग्राम में देखी। और वो क्या था कि हमने कहा कि रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म्स एंड corresponding flow of goods and services from firms to households। कहने का मतलब है इसमें कोई मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि भाई पहले फैक्टर सर्विसेज गई हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ और उसके बाद फर्म से इन रिटर्न गुड्स एंड सर्विसेज मिल गए हाउस होल्ड्स को। तो आप ये कह सकते हो इट इज काइंड ऑफ एन एक्सचेंज विच डज नॉट इन्वॉल्व मनी, इसलिए हम उसको रियल फ्लो कह सकते हैं। और एक और टर्म से उसको जाना जाता है जिसको हम फिजिकल फ्लो कहते हैं। फिर हम बात करते हैं मनी फ्लो की, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई पैसा इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि भाई फैक्टर पेमेंट्स आई फ्रॉम द फर्म्स टू द हाउस होल्ड्स, और उसके बदले में जब पैसा आ गया हाउस होल्ड्स के पास तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने की वजह से पैसा वापस हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ पहुंच गया। तो देखो एक और सर्कुलर फ्लो बनना, ठीक है ना। तो लेकिन इस मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। तो अभी ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में आपसे इसके बारे में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो यूजुअली वो 1 मार्कर अगर है तो यानी आपसे केवल डेफिनेशन पूछी जा रही है, और 2 मार्कर है या 3 मार्कर है तो फिर आप जो है इसके डेफिनेशन के साथ साथ आप इसके दूसरे नाम, जैसे हमने कहा कि रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो कहते हैं, मनी फ्लो को हम जो है नॉमिनल फ्लो कह सकते हैं, ये आप बता सकते हैं। फिर आप ये कह सकते हो कि रियल फ्लो डज नॉट इन्वॉल्व मनी, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ बार्टर सिस्टम, और जबकि मनी फ्लो में एक्सचेंज मीडियम यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बार्टर सिस्टम नहीं है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा आसान है चीज़ों को करना, क्योंकि हम मनी में चीज़ों को आराम से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बट छोटे से टॉपिक पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टॉक एंड फ्लो। वंस अगेन, जैसे रियल फ्लो और मनी फ्लो में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, स्टॉक एंड फ्लो के साथ भी ये हो सकता है। अब ये चीज़ क्या है कि हमारी जो अलग अलग टर्म्स हैं, जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं स्टॉक एंड फ्लो। अब किसी भी चीज़ को स्टॉक फ्लो या स्टॉक वेरिएबल कब कहते हैं, जब इट इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। और फ्लो, जैसे फ्लो को अगर हम कहें भाई बहता है, ठीक है, तो फ्लो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जब हम कहते हैं कि वी आर मेजरिंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, हमारा मनी सप्लाई, वो हमारा स्टॉक वेरिएबल है, क्योंकि मनी सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ मनी इन सर्कुलेशन ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आरबीआई उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। उसी तरह से जब हम फ्लो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमने कहा फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ ईयर, तो पूरे साल में हम बात कर रहे हैं, या नंबर ऑफ डेथ्स। तो इस तरह के जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, जिनको हम पूरे एक पीरियड में, अब वो पीरियड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो 1 साल ही हो। ये बात सही है कि यूजुअली हम इकोनॉमिक्स में, अकाउंटिंग में चीज़ों को 1 ईयर पीरियड में मेजर करते हैं, बट हाँ ये बात सही है कि वो इट इज़ नॉट नेसेसरी, पीरियड कैन बी एनी, बट येस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम उसको स्टॉक वेरिएबल कहेंगे, और अगर वो पीरियड ऑफ टाइम है तो हम उसको फ्लो कॉन्सेप्ट या फ्लो वेरिएबल कहेंगे, राइट। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आप लोगों को आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक्स टू यू फॉर योर अटेंशन। और अगर आपको ये अच्छा लगे आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। इस चीज़ों के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिससे उनको भी बेनिफिट हो। थैंक यू। और फिर इंतज़ार करिए अगले चैप्टर का,
जो हम नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के बेसिस पे करेंगे। थैंक यू।